नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ आर्यन हैं रामजस कॉलेज के, जो कि एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डीयू से एमए पॉलिटिकल साइंस करना आपके लिए कितना रिलेवेंट होगा। तो हम इनसे आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये हमें अपनी रिव्यू देंगे। तो आर्यन जी, सबसे पहला मैं आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे डीयू में कॉलेजेस हैं एमए पॉलिटिकल साइंस में। हिंदू कॉलेज है, रामजस कॉलेज है, शिवाजी कॉलेज है, देयर आर मेनी कॉलेजेस। तो कॉलेजेस का कितना फ़र्क पड़ता है अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं तो? सबसे पहले थैंक यू अभिषेक सर, आपने मेरे अपने चैनल पे बुलाया। तो देखिए, डीयू में जैसे 60-70 कॉलेजेज हैं जो मेन कॉलेजेज हैं, और उनमें से 20 या 30 कॉलेजेज ऐसे हैं जो एमए पॉलिटिकल साइंस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो कॉलेजेस का इतना ही इम्पोर्टेंस है कि आपकी जैसे लिस्ट निकलती है, फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट, सेकंड कट ऑफ लिस्ट, तो जैसे आपके मार्क्स आएंगे, तो जैसे आपके मार्क्स हाईएस्ट होंगे तो आपको उस हिसाब से कॉलेज अलॉट किया जाएगा। तो जैसे जो टॉपर बच्चे होंगे तो वो अपनी प्रेफरेंस फिल करेंगे कि मेरे को हिंदू कॉलेज चाहिए या रामदास कॉलेज चाहिए या फिर मेरे को किरोड़ीमल कॉलेज चाहिए। तो इस हिसाब से जो लिस्ट के हिसाब से कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। तो फर्स्ट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आता है जो टॉप करते हैं उनको बढ़िया कॉलेज मिलता है। बट कॉलेज का एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कॉलेज सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए अलॉट किए जाते हैं कि आप वहाँ पे अपनी फीस डिपॉजिट करवाइए। ठीक है, कॉलेज आपको आइडेंटिटी कार्ड देगा, कॉलेज आपको डिग्री देगा। डिग्री यूनिवर्सिटी से मिलती है, बट कॉलेज आपको बस जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस होगा, जो भी कागजी कार्रवाई होगी एक तरीके से, वो आपको कॉलेज में करनी होगी। बाकी कॉलेज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपकी क्लासेज लगेंगी डिपार्टमेंट में। जितने भी कॉलेजेस के बच्चे हैं सभी की क्लासेज एक ही जगह एक ही डिपार्टमेंट में लगेंगी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स फैकल्टी में। ठीक है, उनमें फर्दर सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में हो 650 बच्चे हैं, तो 650 बच्चों में 2 सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं। तो नॉर्थ कैंपस सेक्शन एक है और साउथ कैंपस सेक्शन एक है। नॉर्थ कैंपस सेक्शन में होता है 350 बच्चे हैं क्लास में, बाकी साउथ कैंपस में 300 के अराउंड बच्चे हैं। तो कॉलेज का एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कभी भी ये मत सोचना कि मेरा हिंदू कॉलेज में हुआ या मेरा शिवाजी कॉलेज में हुआ या मेरा लक्ष्मी बाई कॉलेज में हुआ, कोई भी कॉलेज में हो, अगर आपको ड्यू में एडमिशन लेना है तो आप बेझिझक एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेज सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए होते हैं, जहाँ पे आपको फिर आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा और आपको सिर्फ अपनी कागजी कार्रवाई जो भी करनी होगी वो करनी होगी। तो जैसा कि आपने अभी जाना कि एमए पॉलिटिकल साइंस में कॉलेजेस का कोई एज सच इम्पोर्टेंस नहीं है, और इनफैक्ट इस बार अगर आप फॉर्म को देखें, एप्लीकेशन फॉर्म को डीयू का, तो उसमें कॉलेजेस को हटाकर सिर्फ 2-4 ऑप्शन ही दे रखे गए थे। उसमें सिर्फ नॉर्थ कैंपस था, साउथ कैंपस था, एसओएल था और डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो इसीलिए कॉलेजेस मैटर नहीं करते, जैसा आर्यन जी ने हमें बताया। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है आर्यन जी कि डीयू के क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या आपको बेनिफिट्स दिखाई देते हैं डीयू से एमए पॉलिटिकल देखिए, साइंस करने डीयू के? दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आप इसे कह सकते हो। यहाँ पे 5 से 6 लाख बच्चों की स्ट्रेंथ है। तो मतलब 90 मोर देन 90 कॉलेजेस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, फैकल्टीज़ हैं। तो यहाँ पे मतलब डीयू एज ए यूनिवर्सिटी का आप देखो कि क्या क्या बेनिफिट मिलता है आपको। तो डीयू में आपको बहुत सी जगह से बच्चे मिलेंगे। देश के हर एक जगह से मिलेंगे, नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से। आपको एक तरीके से एक मिनी इंडिया देखने को मिलेगा। आपको डाइवर्सिटी इंडिया की जो कहते हैं, जो हम सुनते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो आपको डीयू में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप डीयू एज ए यूनिवर्सिटी देखें तो ये बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी। इसमें कोई पर्सन नहीं है, कोई सवाल नहीं है कि डीयू बढ़िया यूनिवर्सिटी है या नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़ देखें हम कि एमए पॉलिटिकल साइंस करने का क्या फ़ायदा है डीयू में। तो देखो, डीयू में कई फ़ायदे हैं। पहला तो अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है तो यहाँ के टीचर हाईली क्वालिफाइड है। एक सब्जेक्ट के लिए आपको 3 से 4 टीचर सीनियर टीचर मिलेंगे, 3 से 4 जूनियर टीचर मिलेंगे। सीनियर टीचर अपनी अपनी फील्ड में वेरी एक्सपर्ट, दे आर वेरी वेरी एक्सपर्ट। उन्होंने अपनी एजुकेशन, उन्होंने अपना रिसर्च, उन्होंने अपने जितने भी 30 या 40 साल उसी फील्ड में काम किया है, उसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे काम किया है। तो आपको एक सब्जेक्ट के लिए 6 से 7 टीचर मिलते हैं। तो एकेडमिकली देखें तो टीचर्स के हिसाब से, फैकल्टी के हिसाब से देखें तो फैकल्टी बहुत ही क्वालिफाइड है। तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि डीयू की फैकल्टी है या फिर डीयू में अगर स्टूडेंट्स टू टीचर रेशो ज़्यादा भी है, मतलब एक सेक्शन में 350 बच्चे हैं, तो हमें पढ़ने को हमें मौका मिलेगा या नहीं टीचर के साथ इंटरेक्ट करने का। तो ये आप कभी मत सोचिएगा। टीचर बहुत कोऑपरेटिव हैं यहाँ पे। सभी बच्चों को एक जैसे ट्रीट किया जाता है। कोई
अपर सेक्शन, लोअर सेक्शन, कोई मतलब आप किसी भी जगह से आए हो, इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की हो, आपने DU से की हो या बाहर से की हो, कोई भी दूसरे स्टेट से, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सब बराबर है, टीचर सबकी सुनते हैं, टीचर आपकी डाउट सॉल्व करते हैं, आपको कोई पेपर लिखना हो, कोई रिसर्च वर्क करना हो, तो वो बहुत हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, फिर हम देख सकते हैं DU के बारे में एक, जैसे अगर हम पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के बारे में देखें तो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में आपको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पढ़ने को मिलेगी अगर आप देश के और यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे। बट DU में क्या है कि आपको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस नहीं, आपको और भी बाकी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। आज जैसे आप सबको पता है कि दिल्ली राजधानी है, ये सेंटर ऑफ पावर है, यहाँ से सारे काम होते हैं। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स यूनियन है, वो बहुत एक्टिव यूनियन है। ठीक है, तो आपको मतलब कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स करनी है, कोई भी यूनियन ज्वाइन करनी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके भी अलग अलग फ़ायदे हैं, आपको लीडरशिप स्किल्स सीखने को मिलती है, आपकी ऑडिटरी स्किल्स इंप्रूव होते हैं, आपको ये पता चलता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, आप उन्हें कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हो। क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हो तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो पॉलिटिकल साइंस के नज़रिए से और अवेयरनेस के नज़रिए से देखें तो DU बहुत ही सूटेबल जगह है। एक चीज़ और अवेयरनेस के हिसाब से, जैसे आपको मान लो जैसे LGBTQ+ राइट्स हैं, ठीक है, तो आप ये और यूनिवर्सिटीज़ में देखोगे या फिर आप और दूसरे जगह देखोगे तो आपको वहाँ भी अवेयरनेस मिलेगी, बट DU में आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। तो आपको अकोमोडेट किया जाता है कि इंक्लूसिव लर्निंग का माहौल है DU में। चलिए, आपने बहुत अच्छा बताया। और एक चीज़ मैं यहाँ और आपसे पूछना चाहूँगा, आपके क्लास में फॉरेनर्स भी पढ़ते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे कि सबको पता है कि DU एक बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, तो दूसरे देशों से, जैसे आप सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ मान लो या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ मान लो या फिर जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ मान लो, जैसे हमारी क्लास में फ़ॉरेन से भी बच्चे आते हैं, क्योंकि DU आपको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ आप सब कुछ सीख सकते हो, जहाँ आप अपने रीजनिंग को अप्लाई कर सकते हो, जहाँ आप कुछ चीज़ों को समझने का एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। तो इसीलिए ये वेरी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है कि हायर स्टडीज़ के लिए फॉरेन में भी, इसीलिए बच्चे अप्लाई भी करते हैं। आर्यन जी, मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको यहाँ कौन क्या क्या दिखता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ DU में है जिसमें आप इम्प्रूवमेंट चाहेंगे, या फिर जो बच्चों के लिए जो है वह फैसिलिटेटिव नहीं है? देखिए, DU के एडवांटेजेस कई हैं, तो इसी के साथ इसके डिसएडवांटेज भी हैं कुछ। तो DU में अगर आप पॉलिटिकल साइंस में आपको MA करनी है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से, तो एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि मतलब 650 बच्चे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इंडिया में DU का डिपार्टमेंट सबसे पॉपुलस डिपार्टमेंट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। तो जो टीचर टू स्टूडेंट रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो जैसे 650 बच्चों में से आपको 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा, 350 बच्चे और 300 बच्चे। तो 350 बच्चों में से आपको एक टाइम पे एक टीचर पढ़ाएगा, आपको एक सेक्शन में बैठ के पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि DU एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव एक टर्म्स में तो हम ये देख सकते हैं कि जो कॉलेजेस की फ़ीस है वो अबाउट 15,000 रुपीज़ है। 15,000, किसी की 18,000, किसी की 20,000 पर ईयर, राइट? ठीक है। दूसरी फीस जो चीज़ है वो है कि यहाँ पे रहना बहुत एक्सपेंसिव है। तो आप यहाँ पे आओगे, आपको कोई रूम देखना पड़ेगा, कोई PG देखना पड़ेगा। हॉस्टल्स हैं DU में, बट हॉस्टल्स में बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। तो जैसे आप देखोगे तो जो बॉयज़ हॉस्टल हैं या गर्ल्स हॉस्टल हैं, तो आपको 20 या 25 गर्ल्स और बॉयज़ जो टॉप गर्ल्स या बॉयज़ हैं उनको हॉस्टल अलॉट किया जाता है। तो हॉस्टल हैं, बट उनमें 20 या 40 बच्चों को मिलता है हॉस्टल। तो बाकी जो भी 600 बच्चे हैं उनको या तो रूम लेके रहना पड़ेगा या फिर उनको डेली आना जाना करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे रहना बहुत एक्सपेंसिव है। तो आपको मान के चलो आपके 10,000 रुपये पर मंथ खर्चा कम से कम होना है यहाँ पे। तो ये रहना यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। तीसरी चीज़ हम मान सकते हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के टर्म्स में। तो जैसे जिन बच्चों ने अपनी ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम से की है, तो जैसे DU का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। टीचर आपको पढ़ाएंगे, कई टीचर्स ऐसे हैं जिनको हिंदी और इंग्लिश में वो इक्वली कैपेबल हैं, वो अच्छे से लेक्चर डिलीवर करते हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं। बट कई टीचर्स ऐसे हैं जिनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो लार्जली इंग्लिश में लेक्चर डिलीवर करते हैं। तो जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम से किया है, तो उनके लिए हम कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि उनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी समझने में। बट ये भी है कि टीचर बहुत कोऑपरेटिव है, तो जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आप कितनी भी बार पूछ सकते हो, आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, आप उनसे पर्सनली मिल सकते हो।
आप उनसे गाइड ले सकते हो कभी भी कहीं भी। तो वो पूरी कोशिश करते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो भी वो आपकी पूरी मदद करेंगे कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल मत सोचिए कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ और एकदम से मैं बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस में चला गया एमए में, तो मैं एकदम से वहाँ पे सारा इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, सारा माहौल ही अलग होगा। हाँ, कुछ टीचर्स लेक्चर इंग्लिश में डिलीवर करते हैं, बट आपको समझने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब रही बात रीडिंग्स की, तो रीडिंग्स देखिए ज़्यादातर रीडिंग्स है वो इंग्लिश में बहुत। मतलब यहाँ रीडिंग से पढ़ाया जाता है, राइट? हाँ, रीडिंग से पढ़ाया जाता है, मतलब आपको बुक्स दी जाएंगी, उनमें चैप्टर्स मार्क किए जाएंगे जो कि ये। ओरिजिनल टेक्स्ट हैं, हाँ, टेक्स्ट ओरिजिनल हैं। टेक्स्ट दिए जाएंगे। ये बड़ा एडवांटेज है डीयू का कि आपको जो भी ओरिजिनल टेक्स्ट होंगे वो पढ़ने पड़ेंगे, ओरिजिनल बुक्स होंगी वो पढ़नी पड़ेंगी। तो ये इनमें आपको एक थोरोली अंडरस्टैंडिंग मिलती है, आपको सारी चीज़ें समझने को मिलती हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। डीयू का जो सिलेबस है तो वो देखोगे आप, बहुत ही प्रोग्रेसिव सिलेबस है। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी इन्वायरमेंट इंक्लूड है, एथिक्स इंक्लूड है, सिक्योरिटी इंक्लूड है। तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं, वहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का सिलेबस है। जो बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, तो उनका सिलेबस देखोगे आपके अभी भी वो थोड़ा थोड़ा ट्रेडिशनल कन्वेंशनल टाइप सिलेबस है, बट डीयू का बहुत ही प्रोग्रेसिव सिलेबस है। ठीक है, तो सिलेबस के टर्म्स में देखें या फिर आपको चॉइसेज के टर्म्स में देखें कि आपको कितनी चॉइसेज मिलेंगे, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, तो डीयू बहुत अच्छा है। अब रही बात थोड़ी हिंदी इंग्लिश में आपको रीडिंग के समझने में, तो जैसे आपको रीडिंग्स दी जाएंगी कि आपको ये चैप्टर पढ़ना है, ये आर्टिकल पढ़ना है, या फिर ये ओपिनियंस पढ़ने हैं इन स्कॉलर्स के, तो ज़्यादातर रीडिंग इंग्लिश में होती हैं। बहुत कम रीडिंग होती होंगी जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होते होंगे। तो इसीलिए ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, बट ये इतना ही इक्वली डिसएडवांटेज है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत कम ऐसे कॉलेजेस होंगे जिन्होंने अंडर ग्रेजुएशन में ओरिजिनल रीडिंग दी होंगी बच्चों को पढ़ने के लिए। तो वो भी पहली बार ओरिजिनल रीडिंग्स पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले भी पहली बार ओरिजिनल रीडिंग्स पढ़ रहे हैं। हो सकता है उनको थोड़ी मुश्किल आए, बट एक बार समझने के बाद आपको पूरा मौका दिया जाता है। आप हिंदी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं अपना आंसर, आप जिस मर्जी में बोल सकते हैं, जिस मर्जी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी मर्जी है। और यूपीएससी का प्रिपरेशन, बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, कि मैं यहाँ यूपीएससी का प्रिपरेशन करूँगा, डीयू में नाम लिखा लूँगा, तो क्या यहाँ अटेंडेंस कंपलसरी है? और दूसरा आप ये बताइए कि कितना वायबल हमारे लिए एक ऑप्शन होता है कि हम साथ साथ एमए पॉलिटिकल साइंस करें और यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर लें। देखिए, यूपीएससी का जितने भी लगभग पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हैं उनमें 70 to 80% यही सोचते हैं कि हम यूपीएससी करें। इवन आर्ट्स के भी बहुत ज़्यादा बच्चे ये सोचते हैं कि हम यूपीएससी करनी है। तो यूपीएससी लगभग बच्चों का गोल होता है, सब ये सोच के आते हैं दिल्ली में, पर पर्टिकुलरली हमें पॉलिटिकल साइंस में जो बाहर से बच्चे आते हैं आउट ऑफ दिल्ली, वो ये सोच के आते हैं कि हम साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी कर लेंगे और साथ साथ एमए की भी तैयारी कर लेंगे। तो एज सच अटेंडेंस कोई कंपलसरी नहीं है, आपके अटेंडेंस के बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिल सकते, इवन आपकी अटेंडेंस काउंट भी नहीं होती, तो क्लास में आपकी अटेंडेंस भी नहीं ली जाती। तो आप अटेंडेंस की तरफ से अगर आप ये सोचते हो कि मेरी अटेंडेंस मेरे को अबोव 75% चाहिए, तो ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा, कोई अटेंडेंस की कंपल्सन नहीं है, अटेंडेंस बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। अब रही बात आप यूपीएससी और एमए पॉलिटिकल साइंस साथ साथ कर सकते हो क्या, तो देखिए जो एमए पॉलिटिकल साइंस है, अगर आपको बिल्कुल एकेडमिक पर्पज से देखना है इसको, या फिर आपको आगे इसमें रिसर्च करना है, पीएचडी करना है, या फिर आपको उस लाइन में जाना है, तो डीयू का माहौल बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव है, आपको बिल्कुल हेल्प किया जाएगा। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं यूपीएससी और एमए साथ साथ कर सकता हूँ, तो ये ऑप्शन भी है, वो डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटीज़ पे। आपकी प्रायोरिटी रिसर्च पे होगी, आपकी प्रायोरिटी पीएचडी करने में होगी, आपकी प्रायोरिटी यूपीएससी करने में होगी। तो एज सच कोई अटेंडेंस नहीं है, आप साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। ये भी नहीं है कि टीचर आपको फेल कर देंगे, कि मतलब आप क्लास में नहीं आते हो, या फिर आपको इंटरनल में मार्क्स नहीं मिलेंगे, या फिर आपको फाइनल में मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जनरली सभी बच्चे पास होते हैं, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। आपको ये एडवांटेज भी है साथ साथ कि अगर आपने यूपीएससी में ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस ले रखा है और आप एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लियरिटी मिलेगी। इवन आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे एमए पॉलिटिकल साइंस में, तो वो यूपीएससी में आपकी हेल्प ही करेगा। तो आप अगर आपकी प्रायोरिटी है यूपीएससी करना, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि पास में कोचिंग, आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप टीचर से भी गाइड ले सकते हो। टीचर ऐसे नहीं, टीचर्स को पता है कि बच्चे यूपीएससी भी करना चाहते हैं, उनकी अलग अलग प्रायोरिटीज़ है।
तो वो कभी भी आपके ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे इसमें, वो आपकी हेल्प करेंगे। इवन अगर आपको यूपीएससी के लिए भी गाइडेंस चाहिए, इवन आपको रिसर्च किसी भी चीज़ के लिए गाइडेंस चाहिए, तो वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आप यूपीएससी एमए पॉलिटिकल साइंस साथ साथ करने चाहते हो तो भी ऑप्शन है आपके पास। एमए पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा बच्चे आपको मिलेंगे जो तैयारी करते हुए मिलेंगे यूपीएससी में, तो आप उनके साथ साथ में तैयारी कर सकते हो, साथ में पढ़ सकते हो, तो ये बहुत अच्छा माहौल मिलेगा आपको। आर्यन, मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। मैंने आपका काफ़ी समय लिया, मुझे पता है कि आपने अभी 4 घंटे का क्लास किया है, उसके बाद आपने मेरे लिए समय निकाला। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, हमारी बात हो रही थी कुछ देर पहले, आपने बताया कि आपने रामजस कॉलेज से यूजी कर रखा है और मैं सरप्राइज्ड हूँ कि आपका फ़िज़िक्स ऑनर्स था। तो ये आपके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ़िज़िक्स ऑनर्स से एमए पॉलिटिकल साइंस, ये आपके लिए कितना मुश्किल रहा? और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे से थे एंट्रेंस में, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? आपने किस तरह से प्रिपरेशन किया यूजी के जो आपके जो पीजी के जो एंट्रेंस थे उसके लिए? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि डीयू का एक एडवांटेज ये भी है कि आपको अवेयरनेस मिलती है, आपको और चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो जैसे मैं यूजी में था तो मैंने अंडर ग्रेजुएशन रामजस कॉलेज से किया फिजिक्स ऑनर्स से, तो वो बिल्कुल ही अलग स्ट्रीम है पॉलिटिकल साइंस से। बहुत कम बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि हम साइंस स्ट्रीम से फिर आर्ट्स स्ट्रीम में स्विच करें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो जैसे अंडर ग्रेजुएशन में बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने को मिलती हैं आपको। तो जैसे ड्रामेटिक सोसाइटी है, मॉडल यूनाइटेड नेशन सोसाइटी है, फिर म्यूजिक सोसाइटी है, क्विज सोसाइटी है, तो बहुत सारी सोसाइटीज़ है। तो उन सोसाइटीज़ में क्या होता है कि आपको ये पता चलता है कि देश में क्या हो रहा है, आपको अपने खुलने का मौका मिलता है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। तो यूजी में मैंने फिजिक्स पढ़ी, बट मेरा साथ 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 में इन सब में भी इंटरेस्ट रहता था। तो मैं हमेशा ये देखता था कि देश में अभी क्या चल रहा है, क्या क्या पॉलिसीज चल रही हैं, क्या गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, ठीक है। फिर जैसे कोई इन्वायरमेंट पे हो गया, डिबेट करना, डिस्कस करना, फिर अलग अलग सोसाइटीज़ में उनके जो फेस्ट होते थे, उनके जो फेस्टिवल होते हैं जैसे अंडर ग्रेजुएशन में, उनमें पार्टिसिपेशन करना, तो अलग अलग आपको ये अवेयरनेस मिलती है। तो उस चीज़ ने मेरे को बड़ी हेल्प की। अब रही बात ट्रांजिशन की फिजिक्स से पॉलिटिकल साइंस में, तो पहली बात तो ये आपकी इंटरेस्ट की बात है। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस अच्छी लगती है तो आप पॉलिटिकल साइंस में जाइए। आप जिस स्ट्रीम में आपने यूजी किया है, अगर आप उसी स्ट्रीम को कंटिन्यू करना चाहते हो आप वो कीजिए। तो इंटरेस्ट की बात होती है। मेरे साथ हुआ कि कोविड में लॉकडाउन हो गया था, तो क्लासेज फिजिक्स की ऑनलाइन लगती थी, एक्सपेरिमेंट्स होते नहीं थे। तो एक जो साइंस स्ट्रीम में ये होता है कि मेन आपको एक्सपेरिमेंट करने को मिलते हैं। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं किताबों में वो आपको हूबहू वहाँ पे करके दिखाने का मौका मिलता है। तो वो लॉकडाउन में 2 साल में ऑनलाइन क्लासेस वो मेरा एक तरीके से छूट गया था। तो मेरा अभी एक मैं पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है वो मैं शुरुआत से मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं वो पढ़ता रहता था। तो मैंने सोचा क्यों ना पॉलिटिकल साइंस से एमए किया जाए, तो इसलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा। तो मेरे में ये था कि मैंने लास्ट के 6 महीने 7 महीने में पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा, उसको अच्छे से नोट्स बनाए। तो पढ़ने के लिए आप यूजी से हो, यूजी आपने अगर पॉलिटिकल साइंस से की हो या फिर आपने किसी और स्ट्रीम से की हो, तो आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है एंट्रेंस के लिए। तो जैसे मैंने जो मेरे जो सोर्सेज थे, तो मैंने जैसे सुब्रमण्यम मैम की नोट्स पढ़े, या फिर ओपी गोबा बुक है वो पढ़ी, या फिर जो भी लक्ष्मीकांत है। तो आप बेसिक बेसिक बुक्स पढ़िए। जो एमए पॉलिटिकल साइंस का पीजी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उनमें कोई ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, आप बेसिक बुक से उनको कवर कर सकते हो। बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी पढ़ा हो, आप जितना भी पढ़े हो वो आपको याद होना चाहिए। तो आप उसके लिए नोट्स बना सकते हो। नोट्स बनाने के कई तरीके हैं, आप कॉपी में नोट्स बना सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन नोट्स बना सकते हो, या फिर आप अपने लैपटॉप या फिर आईपैड में नोट्स बना सकते हो। तो आप कैसे भी नोट्स बनाएं, बट याद रखिए कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, तभी वो काम करेंगे आगे। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो कि आप जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं आप उन्हें एक बार एनालाइज कीजिए, 3 या 4 सालों के पेपर देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। या फिर जो नेट के पेपर है, नेट जैसा लेवल का क्वेश्चन पेपर नहीं आता पीजी में हमें पॉलिटिकल साइंस में, बट आपको हेल्प मिलेगी वहाँ से भी। तो आप अलग अलग जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, मॉक टेस्ट हैं, वो देख सकते हैं, आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी। फिर एक ये है कि आपने जैसे यूजी में पढ़ा होगा, जैसे अशोक आचार्य सर के इक्वालिटी का चैप्टर पढ़ा होगा, राजीव भार्गव का पढ़ा होगा, या फिर रेखा सक्सेना के बारे में पढ़ा होगा, या फिर आपने सुकुमार सेन के बारे में पढ़ा होगा। तो यूजी में जो आपने किताबें पढ़ते थे आप, तो आपको ये देखने का मिलेगा कि ये टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो आपको उनको फेस टू फेस इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। ये एक बड़ा ही प्राउड मोमेंट है कि आपने जिन
स्कॉलर्स की या जिन थिंकर्स की या जिन राइटर्स की बुक आपने यूजी में पढ़ी हो वो आपको पीजी में पढ़ा रहे हैं, और वही उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होती है उनके उन्हीं टॉपिक्स पे, तो वो आपको पढ़ाने उनके साथ आपको क्लास में समझने का मौका मिलता है, उनके साथ आपको बात करने का मौका मिलता है। तो आप बेझिझक डीयू में हमें पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। आप यूपीएससी का अगर आपकी प्रायोरिटी है तो भी आप ले सकते हैं, आपको रिसर्च में जाना है तो भी आप ले सकते हैं। हाँ, थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे क्लास में स्ट्रेंथ ज़्यादा है या फिर एक्सपेंसिव ज़्यादा है, बट ये भी है कि बहुत कोऑपरेटिव टीचर्स हैं, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, तो आपकी बहुत हेल्प की जाएगी। अगर यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको सही में हमें पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है तो आप किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, आप पॉलिटिकल साइंस से हो या फिर आप साइंस स्ट्रीम से हो या फिर इकोनॉमिक्स स्ट्रीम में हो, आप बेझिझक स्विच और कर सकते हो। आपके परसेंटेज बस जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो आपको हासिल करना होगा, जितने भी 55% है 65% है वो आप लेके फिर आप एडमिशन ले सकते हो आराम से। थैंक यू सो मच आर्यन, आपने बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को समझाया है, और जो मेरे व्यूवर्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर उनको पूरी बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। आपने अपने बात को बहुत ही बेहतर तरीके से रखा, उसके लिए आपका धन्यवाद। और मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया है, आप थक भी चुके हैं, आपने क्लासेस भी अभी लगाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन आपका। हाँ, मैं धन्यवाद अभिषेक सर को भी देना चाहूँगा। जैसे कि आप जानते हैं अभिषेक सर यूट्यूब में पढ़ो तो ऐसे चैनल है इनका, वहाँ पे वो पढ़ाते हैं, 20,000 से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो जैसे मेरा क्या था कि मैंने फिजिक्स स्ट्रीम थी मेरी, मैंने फिजिक्स से किया अंडर ग्रेजुएशन, तो कई बार क्या होता था कि कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आते थे अच्छे से। तो जैसे मेरा कोई टीचर नहीं था, कोई मेरे को पर्सनल गाइड करने वाला नहीं था, ना तो कोई मेरा सीनियर ऐसा था जो पॉलिटिकल साइंस में गया हो, तब मुझे जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती थी, तब मैं अभिषेक सर के वीडियोस देखता था, वहाँ से ओह पढ़ता था, वाह! उनसे मैं कांटेक्ट करता था, उनके नोट्स के बारे में उनसे पूछता था। तो आज इसीलिए आज मुझे उनसे भी मिलने का मौका मिला है एक तरीके से। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे इंटरेक्शन करने का मौका मिला अभिषेक सर से, जिनके मैंने वीडियोस देखे हैं, जिनके मैंने नोट्स पढ़े हैं, जिनकी हेल्प से मैं आज यूजी पीजी पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में हूँ। अभिषेक सर बहुत बहुत थैंक यू। आप पढ़ो तो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए हो पॉलिटिकल साइंस में। आपको पॉलिटिकल साइंस में यूजी की कोई भी टॉपिक्स हों जो आपको दिखता हो डिफ़िकल्ट हो या फिर आपको समझ में नहीं आ रहे हो, आप पढ़ो तो ऐसे चैनल की हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान भाषा में अभिषेक सर समझाएंगे। इवन आप इनके कमेंट देखोगे तब भी आपको पता चलेगा कि बच्चे इनसे कितने इंस्पायर्ड हैं, कितने इनसे मोटिवेटेड हैं, उनको कितना अच्छे से समझ में आता है। तो आप उनके चैनल को फॉलो कीजिए, उनसे समझिए, वो आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। बहुत